हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। एंड आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। हमने ऑलरेडी ये पढ़ लिया है कि क्राइम क्या होता है। क्राइम की डिफरेंट डेफिनेशंस भी हमने कवर कर ली है। डिफरेंट डेफिनेशन में हमने लीगल डेफिनेशन देखी है, सोशल डेफिनेशन देखी है एंड साइकोलॉजिकल डेफिनेशन देखी है। हमने ये भी देख लिया है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड डेविएंस, दोनों के डिफरेंसेस को भी अच्छे से समझ लिया है। एक बार ये रिवाइज कर लेते हैं व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ क्राइम। सो क्राइम कोई भी एक्टिविटी है विच इज अगेंस्ट द लॉ, एक ऐसा एक्ट है जो कि क्या है, लॉ के अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है और इस एक्ट की वजह से किसी को हार्म हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं क्राइम। ओके, एंड आज की क्लास में हम देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है क्राइम के। इन एलिमेंट्स के एब्सेंस में हम किसी भी पर्टिकुलर एक्ट को क्राइम की कैटेगरी में नहीं रख सकते, क्राइम की कैटेगरी में पुट नहीं कर सकते। ओके, इंट्रोडक्शन, किसी भी टॉपिक को अप्रोच करने का यही सही तरीका होता है कि आप पहले इंट्रोडक्शन कवर करते हो, देन मेन बॉडी ऑफ द टॉपिक एंड देन मूविंग टू दी कंक्लूजन। ओके, सो हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ना है, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम के लिए जो हमारा क्रिमिनल लॉ है, हम इंडिया में रहते हैं, जो इंडिया का क्रिमिनल लॉ है, इंडियन क्रिमिनल लॉ 3 इंपॉर्टेंट कोड्स इंक्लूड करता है। सबसे पहला है इंडियन पीनल कोड। क्या है? इंडियन पीनल कोड। और इंडियन पीनल कोड को हम IPC भी कहते हैं। ठीक है, फिर आता है इंडियन एविडेंस एक्ट, इसे हम शॉर्ट में IEA कहते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट। एंड देन CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स, आप इस तरीके से कह सकते हैं। तो इंडियन पीनल कोड पीनलाइजेशन हैंडल करता है। पीनलाइजेशन मतलब किसी भी पर्सन को कितनी सजा मिलेगी। ठीक है, जो अक्यूज्ड पर्सन है, अगर ये फिक्स हो चुका है कि दैट पर्सन इज द क्रिमिनल, उसको कितनी सजा मिलेगी, 7 साल की मिलेगी, 10 साल की मिलेगी, 20 साल की मिलेगी, उसके क्रिमिनल एक्ट के अकॉर्डिंग और उसके एक्ट की सिवियरिटी के अकॉर्डिंग उसको सजाएं मिलेंगी और ये सजाएं IPC में बताई गई हैं। इसके अलावा इंडियन एविडेंस एक्ट, आपको नाम से ही क्लियर हो गया होगा कि हम एविडेंसेस की बात कर रहे हैं, है ना। तो जब हम एविडेंसेस की बात कर रहे हैं तो किसी भी तरीके का एविडेंस, चाहे वो बायोलॉजिकल एविडेंस हो, केमिकल एविडेंस हो, या फिर आप बोल सकते हो कि किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो, ओरल एविडेंस हो, डाइंग डिक्लेरेशन हो, कुछ भी हो, वो इंडियन एविडेंस एक्ट के डिफरेंट सेक्शंस पे कोड किया गया है और डिफरेंट आपको सिनेरियोज भी बताए गए हैं कि कब कौन सा एविडेंस एडमिसिबल होगा, सबमिट किया जाएगा कोर्ट में या नहीं सबमिट किया जाएगा। इसके अलावा आता है CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसमें सारे प्रोसीजर्स हैं, जो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं, इन सभी की इंफॉर्मेशन CRPC पे है। इसके अलावा ये बेसिक 3 जनरल आप बोल सकते हो लॉज है। इसके अलावा डिफरेंट और लॉज भी हैं जो कि डिफरेंट क्राइम को फोकस करते हैं, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये किस पे फोकस करता है? ये सिर्फ और सिर्फ फोकस करता है फाइनेंशियल क्राइम्स पे। तो ऐसे ही डिफरेंट और एक्ट्स हैं, लॉज है जो डिफरेंट पर्टिकुलर क्राइम्स पे फोकस करते हैं। बट ये जो 3 इंपॉर्टेंट आप एक तरीके से कह सकते हो इंडियन लॉ सिस्टम का, क्रिमिनल लॉ जो है इंडिया का, ये 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं इंडियन लॉ के, IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट IEA। अब हम आते हैं एलिमेंट्स ऑफ क्राइम पे। ठीक है, सो एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है क्राइम के। सबसे पहला है अक्यूज्ड पर्सन, या फिर आप एक तरीके से कह सकते हो ह्यूमन। देन वी हैव मेंस रिया, किसी किसी जगह पे आपको मेंस रियस देखने को मिलेगा, मेंस रिया या फिर मेंस रियस, एक्टस रिया या फिर एक्टस रियस। इसके बाद जो 4th एलिमेंट है वो होती है इंजरी। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं क्राइम के। अक्यूज्ड पर्सन ह्यूमन, तो यहाँ पे ह्यूमन या अक्यूज्ड पर्सन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम किसी भी ह्यूमन को ही लॉ से या लीगली बाउंड कर सकते हैं, है ना। हम किसी बंदे को लीगली बाउंड कर सकते हैं, किसी भी एनिमल को लीगली बाउंड नहीं कर सकते, किसी स्पिरिट को लीगली बाउंड नहीं कर सकते। आपने ये बहुत बड़ी न्यूज़ में देखा होगा कि वो सारे के सारे विलेजेस या वो एरियाज जो कि फॉरेस्ट एरिया पे आते हैं या फिर बहुत सटे हुए हैं फॉरेस्ट से, तो उन गाँवों में, उन विलेजेस में फ्रीक्वेंटली ये सारे के सारे जो जंगली जानवर होते हैं, जो फॉरेस्ट एनिमल होते हैं, उनके अटैक्स हो जाते हैं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा सटे हुए हैं जंगलों से कि वो कभी कभी अपनी टेरिटरी से गाँव की साइड आ जाते हैं। आपने बहुत बारी पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने बहुत बारी पढ़ा हुआ है, जो जंगली हाथी हैं वो गांव में आ जाते हैं, जो जंगली शेर हैं या फिर लेपर्ड्स हैं वो गांव में आ जाते हैं, भालू गांव में आ जाते हैं, अटैक करते हैं। तो हम उनको लॉ से बाउंड नहीं कर सकते कि भाई तुमने क्यों मर्डर किया,
है ना, इस गांव के पर्सन का क्यों मर्डर किया, हम उनको नहीं बाउंड कर सकते, हम सिर्फ और सिर्फ किसी इंसान को बाउंड कर सकते हैं, किसी ह्यूमन को बाउंड कर सकते हैं। तो इसी वजह से सबसे पहला एलिमेंट क्राइम का क्या होता है, अक्यूज्ड पर्सन। कोई ना कोई एक बंदा तो अक्यूज्ड होता ही है ना, या किसी के शक हो, कोई सस्पेक्ट हो सकता है, तो कोई एक पर्सन होना चाहिए जिसने वो एक्ट किया है। देन वी हैव मेंस रियस। मेंस रियस में आप बोल सकते हो कि उस पर्सन का जो मेंटल स्टेट है वो नॉर्मल होना चाहिए, वो मेंटली साउंड होना चाहिए। तो ये हो गया सेकेंड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट है एक्टस रियस, जो बात करता है गिल्टी एक्ट का। ठीक है, सो गिल्टी एक्ट में वो एक्टिविटी, वो पर्टिकुलर एक्ट इंक्लूड होता है जो कि क्राइम की कैटेगरी पे आ रहा है। किसी पे अटैक करना, किसी को फिजिकली इंजर करना, गन फायर करना, ये सारे के सारे एक्ट के अंदर आएंगे। दैट इज द थर्ड एलिमेंट। देन वी हैव इंजरी। आप उस एक्ट की वजह से किसी भी पर्सन पे इंजरी इन्फ्लिक्ट कर रहे हो, किसी भी पर्सन पे फिजिकल इंजरी हो सकती है, मेंटल इंजरी हो सकती है, वो इंजरी किसी भी तरीके की हो सकती है। हमने डिफरेंट क्लासेस में ये भी पढ़ा है कि व्हाट इज इंजरी, लीगल डेफिनेशन पढ़ी है इंजरी की। ठीक है, सो ये 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं आपके क्राइम के। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद अक्यूज्ड पर्सन, या वी आर स्टार्टिंग विद फर्स्ट एलिमेंट ऑफ क्राइम, दैट इज ह्यूमन। सो नो क्राइम कैन, पर्सन है ही नहीं वहां पे तो क्राइम नहीं हो सकता। किसी भी तरीके का क्राइम किसी भी हवा में नहीं होता है। सो बेसिकली इस सेंटेंस का मतलब यही है कि कोई भी क्राइम हवा में नहीं होता। इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर समबडी टू कमिट इट। किसी ना किसी को तो वो एक्ट कमिट करना पड़ेगा ना। सो वो हो गया अक्यूज्ड पर्सन। द लॉ शुड ऑलवेज बी एबल टू पिन पॉइंट द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस। और हमारे लॉ को हमेशा इतना कैपेबल, या फिर हमारा लॉ किसी एक पर्सन पे तो पिन पॉइंट कर ही रहा होना चाहिए, चाहे वो अक्यूज्ड हो, चाहे वो सस्पेक्टेड पर्सन ही क्यों ना हो। The term accused person does not suggest that the only a human being can commit an offense. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ आईपीसी, देखो यहाँ पे सेक्शन आ गया, कौन से सेक्शन की बात कर रहे हैं हम, सेक्शन 11 ऑफ आईपीसी इंडियन पीनल कोड का। द टर्म पर्सन ऑल्सो इंक्लूड्स अ कंपनी, ठीक है, एंड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ अ पर्सन। ओके, सो ये कोई कंपनी भी हो सकती है, वो अक्यूज्ड पर्सन ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है, वो अक्यूज्ड पर्सन कोई कंपनी हो सकता है, वो अक्यूज्ड पर्सन कोई एसोसिएशन हो सकता है, या कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल भी हो सकता है। सो देयरफॉर इवन अ ट्रस्ट भी अक्यूज्ड पर्सन हो सकता है, कोई एनजीओ भी हो सकता है, कोई पब्लिक कंपनी भी हो सकती है जो कि वो क्राइम क्या कर रही है, कमिट कर रही है। सो इट कैन बी अ इंडिविजुअल पर्सन और इट कैन बी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, चाहे वो कंपनी चला रहे हो, चाहे वो एनजीओ चला रहे हो, चाहे वो कोई ट्रस्ट चला रहे हो, ये सारे के सारे अक्यूज्ड पर्सन की कैटेगरी में आ सकते हैं जिन्होंने कोई क्रिमिनल एक्ट किया है। नाउ सर्टेन ऑफेंसेस कैन इम्प्लीकेट मोर देन वन पर्सन फॉर द सेम क्राइम। Clear, in such cases all persons will face trial and they may have to face punishment together. अगर कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है या फिर कोई कंपनी है तो उस कंपनी की कोई एक बंदे को पकड़ के हम सजा नहीं दे देंगे। उस पर्सन, उस कंपनी में जितने भी इंडिविजुअल्स इंक्लूडेड है सभी के अगेंस्ट ही ट्रायल्स होंगे, सभी के अगेंस्ट ही जो भी ट्रायल्स है वो जो भी ट्रायल्स है वो होने वाले हैं एंड उन सभी को पनिशमेंट मिलेगी। हो सकता है सभी को इक्वल पनिशमेंट मिले, ये डिपेंड करता है कि किस इंडिविजुअल का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहा है उस पर्टिकुलर क्राइम में। Now, so accused person done. Then we have mens rea या mens reus. Mens reus is guilty mind. We are talking about mind here कि वो person mentally sound तो था उस एक्टिविटी के दौरान। कोई भी पर्सन क्रिमिनल एक्ट तब तक नहीं करता जब तक उस पर्सन के कोई इंटेंशंस उस क्राइम से रिलेटेड हो या फिर उसके बारे में वो पर्सन सोच ना रहा हो। The law generally refers to this intention as mens rea, guilty mind. अगर मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे किसी का क्राइम, अगर मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे कोई क्राइम करना है, मुझे किसी का मर्डर करना है, तो वो मेरा एक इंटेंशन तो हुआ ना कहीं मेरे दिमाग पे ये बात घूम रही है कि दैट आई हैव टू कमिट क्राइम, दैट आई वांट टू मर्डर समवन, आई हेट समवन और आई हैव टू किल दैट पर्सन। ये कहीं ना कहीं कोई इंटेंशन चल रहा है, मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है एंड दैट इज माई गिल्टी माइंड। अगर मैंने ये सोच लिया, अगर मैंने सोचा ही नहीं है क्राइम करने का, मैंने सोचा ही नहीं ऐसा कुछ, तो मैं कर नहीं सकती ना, कहीं ना कहीं मैंने सोचा है तभी मैंने किया है। द टर्म जो मेंस रिया वर्ड है ये लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। इट्स ऑल अबाउट गिल्टी माइंड। अगर कोई पर्सन मेंटली अनस्टेबल है तो हम ये नहीं कह सकते कि उस पर्सन ने क्राइम किया। आपने कई ऐसे केसेस देखे होंगे जिसमें जो अक्यूज पर्सन होते हैं उनकी जो लीगल टीम होती है वो कोशिश करती है कि इंसेनिटी क्लेम हो जाए या इंसेन वो पर्सन लाइक
प्रूव हो जाए सो दैट उसको लीनियंट पनिशमेंट मिले, बिकॉज वो तो अनस्टेबल है माइंड से, तो ये जो मेंस्ट्रुआ है, ये जो एलिमेंट है, ये मिस हो रहा है। सो इस वजह से उस पर्सन को लीनियंट जो है पनिशमेंट मिलती है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि दैट पर्सन इज नॉट मेंटली साउंड एंड उसे सिवियरिटी का पता नहीं है जो उसने एक्ट किया है। ओके, इसी वजह से ऐसा होता है। द एलिमेंट ऑफ मेंस्ट्रुआ itself comprises of certain inherent elements. These includes intention, motive or knowledge. Which of these elements must exist in order to constitute an offense generally depends on the relevant provisions. सो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि इसमें 2-3 चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि इंटेंशन होना चाहिए उस पर्सन का, उस पर्सन के पास कोई मोटिव होना चाहिए, उसे ये नॉलेज होनी चाहिए कि वो जो भी सोच रहा है या सोच रही है किसी को मारने का या किसी को हार्म करने का, वो उसकी सीवियरिटी क्या है, उसकी नॉलेज उस पर्सन को होनी चाहिए। अगर है तो दैट पर्सन इज गिल्टी बाय माइंड, और अगर नहीं है दैट पर्सन इज नॉट गिल्टी। वो कैसे हुआ? फॉर एग्जाम्पल में हम देखेंगे सेक्शन 300 आईपीसी का, जो कि मर्डर से डील करता है। तो यहाँ पे आप देखोगे दिस इंक्लूड्स द एक्ट डन विद इंटेंशन। इंटेंशनली कोई किसी को हार्म कर रहा है, इंटेंशनली कोई किसी का मर्डर करना चाह रहा है, तो यहाँ पे ये लिखा जाता है कि विद दैट पर्सन इज एक्टिंग ऑन समवन और acting with intention to injure someone which is sufficient to cause death। तो ये क्या हो गया? गिल्टी माइंड हो गया। अगर किसी पर्सन का माइंड गिल्टी नहीं है या फिर उसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो अब्सेंस है, तो वो 340A आईपीसी की कैटेगरी में आएगा, जिसे हम कहते हैं डेथ बाय नेग्लिजेंस, या फिर इसकी वजह से उस पर्सन को लीनियंट पनिशमेंट मिलेगी। इसी वजह से कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका माइंड भी गिल्टी होता है, वो प्लान करके सारी चीज़ों को सोच समझ के क्रिमिनल एक्ट करते हैं, बट जब वो पकड़े जाते हैं तो वो ये प्रूव करना चाहते हैं कि अचानक से उन्होंने किसी का मर्डर कर दिया, अचानक से अटैक कर दिया, गुस्से में अटैक कर दिया, मेंटली वो समझ नहीं पा रहे थे अपने एक्ट को, सो दैट उनको लीनियंट पनिशमेंट मिल सके। अगर किसी पर्सन ने प्लान करके कोई क्राइम किया है तो ऑफ कोर्स बहुत ही ज़्यादा हार्ड पनिशमेंट मिलेगी, बट अगर वो पर्सन मेंटली अनस्टेबल है, अगर वो पर्सन मेंटली अंडरस्टैंड करने की सिचुएशन में नहीं है अपनी सिवियरिटी को, अपनी एक्ट की सिवियरिटी को, तो उसे लीनियंट पनिशमेंट मिलेगी। देन वी हैव एक्ट सीरियस। सो अब पर्सन भी प्रेजेंट है, अक्यूज पर्सन प्रेजेंट है, उसका माइंड भी गिल्टी है, उसने प्रॉपरली सोच समझ के सारा का सारा एक्ट किया है, गन भी ले ली है और अब उसने एक्ट करना है। पर्सन भी है, उसका माइंड भी गिल्टी है, पर अगर वो एक्ट नहीं कर रहा है तो क्राइम की कैटेगरी में नहीं आएगा। एक गिल्टी एक्ट होना बहुत जरूरी है। ओके, सो गिल्टी माइंड एंड थिंकिंग ऑफ कमिटिंग अ क्राइम इज नॉट इनफ। ऑफ कोर्स इनफ नहीं है जब तक कोई क्राइम नहीं किया जाता। आप कितनी बार भी सोचो, आप डेली सोच लो कि आप अपने दुश्मन को मार रहे हो, अपने दुश्मन को डेली गोली से उड़ा दो अपने माइंड में, पर वो इनफ नहीं है आपको जेल भेजने के लिए। कोई ये तो नहीं कहेगा कि भाई तू ऐसा क्यों सोच रहा है, तुम जाओ जेल में, ऐसे तो कोई नहीं कहने वाला। इस वजह से गिल्टी एक्ट की जरूरत है। द अक्यूज पर्सन मस्ट ऑल्सो एक्ट ऑन दी इंटेंशन, और उस इंटेंशन का रिजल्ट भी आना चाहिए। ठीक है, एक्ट सीरियस बेसिकली रिफर्स टू एन एक्ट और ओमिशन और कमीशन ऑफ सम एक्ट जो कि पर्टिकुलरली लीड करेगा, हार्म करेगा किसी पर्सन को। बोथ मेंस्ट्रुआ एज वेल एज एक्ट सीरियस टुगेदर आर इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट एन ऑफेंस। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑफ कोर्स ये चारों के चारों एलिमेंट ज़रूरी हैं। ह्यूमन ज़रूरी है, एक्ट सीरियस, मेंस्ट्रुअस एंड इंजरी, ये चारों चीज़ें ही ज़रूरी है क्राइम कंट्रीब्यूट करने के लिए। बट ये जो एक्ट सीरियस है, मेंस्ट्रुअस है, बहुत ही ज़्यादा क्लोजली एसोसिएटेड है। एक तो हो गया गिल्टी माइंड, दूसरा हो गया गिल्टी एक्ट। अगर आपका माइंड गिल्टी है और आप गिल्टी एक्ट करते हो तो ऑफ कोर्स इंजरी इन्फ्लिक्ट होती है और आप क्राइम करते हो। एक्ट सीरियस can be a positive act such as stabbing a person and causing death. It can also an omission, failure to perform some action. मैंने इसे बहुत ब्रीफली समझाया है। कमीशन मतलब कोई एक्ट करना, ओमिशन मतलब कोई एक्ट नहीं करना। आपके कुछ ना करने से अगर किसी को हार्म होता है तो दैट इज ओमिशन ऑफ द एक्ट, क्योंकि आप कुछ कर सकते थे, उसकी मदद कर सकते थे, उसको बचा सकते थे, पर आपने नहीं करा, तो ओमिशन ऑफ एक्ट हो गया। कमीशन ऑफ एक्ट क्या? आप अगर किसी को धक्का दे देते हो पानी में, आपको ये पता है कि इसे तैरना नहीं आता, दैट इज कमीशन ऑफ एक्ट। ओमिशन क्या हो गया? आपको पता उस बंदे को तैरना नहीं आता, वो गलती से पानी में गिर गया, बट आपने उसे फिर भी नहीं बचाया, तो वो ओमिशन ऑफ एक्ट हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस इज एन ओमिशन। ठीक है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं पर फिर भी आप गाड़ी चला रहे हो, दैट इज ओमिशन विच इज ऑफ कोर्स अगेंस्ट द लॉ। नाउ वी हैव इंजरी। अगर किसी पर्सन भी है, ह्यूमन भी है,
अगर उसका माइंड भी गिल्टी है, गिल्टी एक्ट भी उसने कर लिया, और अगर इंजरी इन्फ्लिक्ट नहीं होती है तो ऑफकोर्स पनिशमेंट एज सच नहीं मिलेगी उस पर्सन को, क्योंकि इंजरी नहीं हुई है। ये फोर्थ और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, इंजरी। देयर कैन बी नो क्राइम इफ नो पर्सन फेसेस सम काइंड ऑफ इंजरी। अगर किसी ने कोई इंजरी फेस नहीं करी तो क्राइम कैसे हुआ, है ना। अगर मैंने क्या करा, गन भी ले ली, मेरा माइंड भी गिल्टी है, मैंने गिल्टी एक्ट भी किया, मैंने गन भी चलाई, बट वो गोली लगी ही नहीं किसी को, तो मैंने क्राइम नहीं किया ना। सो इसी वजह से एक इंजरी का होना ज़रूरी है, और इंजरी डिफाइन होती है सेक्शन 44 ऑफ आईपीसी में। ठीक है, कैसे हम डिफाइन करते हैं इंजरी को? इट इज़ अ टाइप ऑफ हार्म विच इज़ कॉज्ड बाय अ पर्सन टू अनदर पर्सन, उस अनदर पर्सन या उस विक्टिम के माइंड में, बॉडी में, या उसके रेप्यूटेशन में, या उसकी प्रॉपर्टी में अगर हार्म हो रहा है, तो ये सारी की सारी चीज़ें इंजरी कहलाती हैं। ठीक है, आपने उसके माइंड को इंजर किया, बॉडी को इंजर किया, रेप्यूटेशन को इंजर किया, या प्रॉपर्टी को इंजर किया, ये सारी की सारी इंजरी में आती है। और अगर आपके गिल्टी एक्ट से, माइंड भी गिल्टी है, एक्ट आपने गिल्टी कर दिया, किसी पर्सन को मेंटली प्रॉब्लम हो रही है, उसे फिजिकल ट्रॉमा हुआ है, फिजिकल उसकी इंजरीज हुई हैं, रेप्यूटेशन खराब हो गई है, प्रॉपर्टी, तो आप लीगल चार्जेस फेस करेंगे, आपने ऑलरेडी क्राइम कर दिया है। So now there can be some crimes which might not require injuries to anybody. For example, driving without driving license is a crime even if it may not harm anybody, but still ये क्या है, एक illegal activity है। पर अगर आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं, आप गाड़ी चला ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपने किसी को भी नहीं टक्कर मारी, किसी कोई हार्म नहीं हुआ, तो आपको पुलिस पकड़ के नहीं लेके जाएगी। अगर आप दिखाई भी देते हो तो आपको फाइन वाइन लगेगा, बोलेंगे कि भाई मत चलाओ बिना लाइसेंस के गाड़ी। अगर आप बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं, आपने किसी को ठोक कर मार दी, उससे चोट आ गई, तब आपने क्राइम कर दिया। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस के साथ गाड़ी चला रहे हो, आपने रैश ड्राइविंग करी, आपकी वजह से किसी को चोट आ गई, कोई पर्सन मर गया, तो आपने क्राइम कर दिया है। तो ये डिफरेंट सिनेरियोज है जिसमें ये 4 एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंजरी, गिल्टी एक्ट, गिल्टी माइंड, एंड अ पर्सन जिसको हम लीगली बाउंड कर रहे हैं। तो ये 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है क्राइम के। सो आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा, ये लेक्चर आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर ये हेल्पफुल है तो लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।